आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और आज हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के ममलूक वंश या इल्बरी वंश को पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लासेस में हमने बलबन के राज्यारोहण और बलबन को क्या क्या कहा जाता था, उसको कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी, ये सब हमने पढ़ लिया था। और आज हम लोग जो है बलबन के कार्यों को लेकर पढ़ेंगे। बलबन ने कौन कौन से कार्य किए थे, प्रशासन व्यवस्था उसने कैसी चलाई थी, इत्यादि के बारे में। तो बलबन के कार्य, बलबन के कार्य, ठीक है, बलबन के कार्य देखते हैं। इसमें आपको पहला ये याद रखना है बलबन के कार्य में कि इसने दीवाने विजारत को दीवाने अर्ज से अलग किया था। यानी बलबन ने दीवान ए विजारत को दीवान ए अर्ज से अलग किया था, अलग किया था। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको जो है एक बात याद रखनी होगी कि दीवाने विजारत क्या होता था, वित्त विभाग। वी से याद रखना है, ये वित्त विभाग होता था। और दीवाने अर्ज, ठीक है, अर्ज शब्द लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये सैन्य विभाग होता था। अर्ज से आप जो है आर्मी से संबंधित याद करिएगा। तो दीवाने अर्ज ये होता था सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। और ये होता था वित्त विभाग, वित्त विभाग। ठीक है, तो बलबन ने जो है पहले दोनों एक ही विभाग में थे, दोनों साथ साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बलबन ने अलग किया था, इसको अलग अलग विभाग बना दिया था। ठीक है, दूसरा, बलबन ने निष्पक्ष न्याय व्यवस्था प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी इसने निष्पक्ष न्याय व्यवस्था प्रणाली की शुरुआत की थी। शुरुआत की थी, ठीक है, इसने निष्पक्ष न्याय व्यवस्था प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी इसके समय में न्याय जो होता था वो निष्पक्ष था, भेदभाव नहीं होता था उसमें। ठीक है, जो दोषी था उसी को सजा दी जाती थी और अन्य लोगों को सजा नहीं दी जाती थी। फिर उसके बाद अगला बिंदु महत्वपूर्ण है, इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। लौह की नीति अपनाई थी। ये इसके प्रशासनिक कार्य थे, रक्त और लौह। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम बाद में करते हैं। फिर इसके समय में जो चौथा महत्वपूर्ण कार्य था, ठीक है, कि बलबन ने यानी इसने गैर तुर्कों को प्रशासनिक पद से हटा दिया था। गैर तुर्कों को प्रशासनिक पद से हटा दिया था। हटा दिया था। ठीक, तो ये चार महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लीजिए। पहला क्या है, दीवाने विजारत को दीवाने अर्ज से अलग कर दिया। दीवाने विजारत वित्त विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। इसने निष्पक्ष न्याय प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ये पूछा जाएगा मध्यकाल में निष्पक्ष न्याय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो बलबन का नाम आता है। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। ठीक है, रक्त और लौह की नीति भी पूछा जाएगा तो आपको बलबन लगाना है। और फिर इसने गैर तुर्कों को प्रशासनिक पद से हटा दिया था। ठीक, गैर तुर्कों को प्रशासनिक पद से हटा दिया था। तो यहाँ पर गैर तुर्क का मतलब जो तुर्क नहीं थे। इसमें
जो भारतीय मुस्लिम थे उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी भारतीय मुसलमानों को भी उसने प्रशासनिक पद पर नहीं रखा था, केवल तुर्कों को रखा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पॉइंट नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो अगला बिंदु है हमारा, जो दीवाने अर्ज विभाग था या दीवाने आरिज, दीवान ए आरिज या इसको अर्ज बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अर्ज लिखकर भी आ सकता है, आरिज भी लिखकर आ सकता है। ठीक है, तो दीवाने आरिज, जो दीवाने अर्ज होता था उसके अधिकारी को दीवाने आरिज कहा जाता था। ठीक है, तो सेना का एक मंत्री होता था और इसके मंत्री को इसने एक उपाधि धारण कर दी थी, और कौन सी उपाधि दी थी? रावत ए अर्ज। तो दीवाने आरिज को, यानी यहां पर आप लिख सकते हैं सेना का मंत्री, सेना का मंत्री, ठीक है, को बलबन ने ठीक कौन सी उपाधि दी थी? रावत ए अर्ज, रावत ए अर्ज की उपाधि दी थी। उपाधि प्रदान की, रावत ए अर्ज की उपाधि प्रदान की। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। ठीक, बलबन ने अमीरों की निगरानी के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की। बलबन ने अमीरों की निगरानी के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की। जो इसके समय में अमीर होते थे, ठीक है, अमीर का मतलब क्या है? यहाँ पे अमीर का मतलब सरदारों से है। तो जो इसके अपने सरदार थे, अमीर थे, उनकी निगरानी करने के लिए इसने गुप्तचरों की नियुक्ति की, और ऐसा करने वाला यह पहला शासक था, पहला मुस्लिम शासक था जिसने अमीरों की निगरानी के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था की थी। ठीक है, और इसने सिजदा और पैबोस परंपरा की शुरुआत की थी। इसने सिजदा का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, दंडवत, तथा पैबोस का मतलब होता है कदम चूमना, कदम चूमना। परंपरा की शुरुआत की थी, परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो सिजदा का मतलब क्या होता है? दंडवत करना, और पैबोस का मतलब दंडवत में ही या दंडवत करते हुए ही कदम को चूम लेना ही पैबोस कहलाता है। और ये ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि ये अपने आप को अन्य लोगों से श्रेष्ठ साबित कर सके। ठीक है, अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए इसने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं की शुरुआत की थी। ठीक, बलबन एक ऐसा शासक था जिसने भारत में जो है सैन्य संगठन को मजबूत करने की परंपरा की शुरुआत की। ठीक, तो इसने सैनिक या दल को विस्तार तथा मजबूत करने की शुरुआत की। विस्तार करने तथा शक्तिशाली बनाने की शुरुआत की। शक्तिशाली बनाने की शुरुआत की। ठीक है, शुरुआत की। और इसका फायदा किसको मिला? इसका फायदा आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी को मिलता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसी का फायदा उठाता है। तो इस तरह से आपको
बलबन से संबंधित इतने तथ्यों को ही याद रखना है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, यहीं से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज और, इसमें जो बलबन ने अमीरों की निगरानी के लिए गुप्तचर की व्यवस्था की थी, इन गुप्तचरों को इसने क्या नाम दिया? बरीद। बरीद नाम दिया। ठीक है, गुप्तचरों को यह बरीद नाम दिया। अधिकारी को जो है बरीद कहा जाता था, गुप्तचरों के अधिकारी को बरीद कहा जाता था। ठीक है, और विभाग कौन सा था? बरीद ए मुमालिक। तो चलिए अगला बिंदु लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगला बिंदु है हमारा, बलबन ने जिस गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी उसको क्या कहा गया? बरीद ए मुमालिक। तो इसने यानी बलबन ने बरीद ए मुमालिक ब्रैकेट में गुप्तचर विभाग की स्थापना की। ठीक है, और इसका जो अधिकारी होता था गुप्तचर विभाग का अधिकारी, इसके अधिकारी को बरीद कहा जाता था। इसके अधिकारी को बरीद कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पॉइंट भी याद रखिए। ठीक, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से जो बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य थे या प्रशासनिक बातें थी वो समाप्त होती हैं। हालांकि ये जो है अपने आप को बहुत समय तक शासक नहीं बनाया था, अपने आप को दूसरे स्थान पर अर्थात जो है नायब के पद पर ही सुशोभित कर रहा था। बहुत समय तक अपने आप को नायब ही बनाए रखा। जब जो है इल्तुतमिश वंश का या इल्तुतमिश वंश जो इल्वरी वंश था प्रथम, उसका जो अंतिम शासक रहता है, तो अंतिम शासक के देख रेख के रूप में इसने कार्यभार ग्रहण किया था, शासन किया था। ठीक है, अपने आप को नायब बनाए रखा और जो अंतिम शासक था उसको इसने जो है बहुत सहायता करी, उसके शासन में सहायता करी और 1266 ईस्वी में ये शासक बनता है। और अंतिम शासक कौन था? इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश वंश का या जो है आप कहें इल्बरी प्रथम वंश का जो अंतिम शासक था, क्या नाम था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद था, जो कि कई इतिहासकारों के अनुसार ये इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र था और कई इतिहासकार बताते हैं कि ये उसका पोता था। ठीक है, पुत्र का पुत्र था। तो यहाँ पर एक रक्त और लौह की नीति है। तो रक्त और लौह का मतलब यही है कि इसने किसी भी अपने सगे संबंधी, पड़ोसी या किसी भी संबंधी के साथ, चाहे वो सगे संबंधी हो या पड़ोसी हो या ऐसे ही संबंधी हो, किसी के साथ इसने जो है ऐसा व्यवहार नहीं किया कि जिसकी वजह से इसको हानि उठानी पड़े। इसने तत्परता पूर्वक और कटुता पूर्वक सबसे मतलब युद्ध किया और अपने साम्राज्य की रक्षा की। उसी को बोलते हैं रक्त और लौह की नीति अपनाना। ठीक है, हाँ, रक्त और लौह की नीति अपनाना, या लौह और रक्त मिल सकता है, शब्द हैं इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले हमारे जो शासक हैं, इसकी मृत्यु के बाद जो हमारा शासक बनता है वो कौन है? वो है जलालुद्दीन खिलजी, अर्थात खिलजी वंश आ जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है खिलजी वंश, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद कई जो है इसके अपने उत्तराधिकारी रहते हैं जो शासक बनते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं उनको। तो बलबन के उत्तराधिकारियों में दो नाम मिलता है, एक कैकुबाद का और एक क्यूमर्स का। ठीक है, तो कैकुबाद जो था ये बलबन का उत्तराधिकारी बनता है। बलबन का उत्तराधिकारी बलबन का पुत्र था ये, और एक क्यूमर्स था जो कि कैकुबाद का पुत्र था। तो जब कैकुबाद को शासक बनाया गया तो उस समय इसकी आयु 15 से 17 वर्ष यानी 16-17 वर्ष थी। और
इसको बड़ी कठोरता के साथ पाला गया था। यानी यह शासक बनने तक किसी स्त्री का चेहरा नहीं देख पाया था, अर्थात इसने मतलब इसको इसकी माँ से भी दूर रखा गया था। और जब ये उत्तराधिकारी के रूप में बैठता है, शासक के रूप में बैठता है, तो इसको बलबन ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, जबकि एक दूसरे मतलब अपने बड़े पुत्र, ठीक है, कै खुसरो नाम मिलता है, कै खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। तो कै खुसरो को पद पर ना बैठाकर, ठीक है, कैकुबाद को बैठाया गया, और कैकुबाद जो कि स्त्रियों से काफी दूर रखा गया था, स्त्रियों को इसने देखा ही नहीं था 16-17 वर्ष की उम्र तक, ठीक है, तो इसको जो है प्रेरित किया गया भोग विलासिता में। और ऐसा करने के लिए एक कोतवाल था, दिल्ली का कोतवाल, जिसका नाम था फखरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, फखरुद्दीन मोहम्मद बड़ा चालाक व्यक्ति था, और इसी ने कैकुबाद को जो है गद्दी दिलाई। यानी इसी की चालाकी से कैकुबाद गद्दी पर बैठा और इसी ने प्रेरित किया, तो ये भोग विलासिता में व्यस्त हो गया। और फखरुद्दीन मोहम्मद जो है शासन करता रहा। फखरुद्दीन मोहम्मद के दामाद निजामुद्दीन नाम था, तो उसने कुछ समय तक जो है इसके नाम पर शासन किया, ठीक। उसके बाद कैकुबाद की जब मृत्यु हो जाती है, तो इसका 3 वर्षीय बालक क्यूमर्स को शासक बना दिया जाता है, शासन सौंप दिया जाता है। 3 वर्ष का था, और 3 वर्ष का अबोध बालक जिसको शासक बनाया गया 1287 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है। तो कैकुबाद 1290 लिखा है, इसको 1290 जो है, ये 90 ही है, सॉरी 90 है। तो 1290 ईस्वी में जब ये शासक बनता है, तो इसी का एक सरदार रहता है जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी को इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, क्यूमर्स का, क्योंकि ये बहुत छोटी आयु का था, और जब ये केवल 3 माह तक ही शासन कर पाया था, यानी 3 माह तक शासक की गद्दी पर बैठा था, तभी जलालुद्दीन खिलजी और इसके अन्य साथी ने जो है उसका हत्या कर दी, यानी हत्या करवा दी थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने अन्य साथी सरदारों से मिलकर इसकी हत्या करवा दी थी क्यूमर्स की। और तब बैठता है कौन? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी शासक पद पर बैठता है, शासन संभालता है, और तब नींव पड़ती है किसकी? खिलजी वंश की। खिलजी वंश की नींव पड़ती है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर अब आ गया 1290 ईस्वी में खिलजी वंश। तो ये था जो है इल्बरी वंश द्वितीय, जो कि समाप्त हो जाता है क्यूमर्स की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। अब आता है खिलजी वंश, और आप देखिए क्यूमर्स की मृत्यु के बाद जो ममलूक वंश है वो समाप्त हो जाता है। यानी ममलूक वंश जिसको 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, वह 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा, ठीक है। लगभग 84 वर्षों का कार्यकाल या 84 वर्षों का समय बोला जाएगा। किसका था? तो ममलूक वंश या दास वंश का था। उसके बाद जो है खिलजी वंश आ जाता है। तो खिलजी वंश के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग खिलजी वंश को पढ़ने वाले हैं। अब बलबन की सत्ता समाप्त होने के बाद और उसके जो उत्तराधिकारी थे काफी कमजोर थे, ठीक है। अल्पायु में उत्तराधिकारी का पद मिल गया, शासन का पद मिल गया, और शासन सत्ता संभाले नहीं जा सकी, उनकी हत्या हो गई। और उसके बाद नया वंश आया, इल्बरी वंश के बाद नया वंश आया जो कि खिलजी वंश कहलाता है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी इसका जो है संस्थापक माना जाता है, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहता है, और इससे संबंधित तथ्यों को जो है हम अपने अगले लेक्चर में लेकर आएंगे, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। और खिलजी वंश काफी महत्वपूर्ण वंश है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और यहाँ से जो प्रश्न आएंगे निश्चित रूप से आप सही करके आएंगे, उसको गलत नहीं करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, हमें लगता है 20-22 मिनट का ये लेक्चर हो गया है। बहुत ज़्यादा बड़ा होने पर लोग देखते नहीं है, इग्नोर करते हैं। तो हम केवल तथ्यों को इसमें रख रहे हैं जो कि पूछा जा रहा है। जहाँ पर समझाने की बात होती है मैं वहाँ पर समझा दे रहा हूँ,
ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आराम से पढ़िए और नोट्स बनाते हुए चलिए और उसका कई बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपका जो महत्वपूर्ण सुझाव है हमारे लिए बहुत वैल्यू करता है, बहुत मायने रखता है और वो हमारे मनोबल को बढ़ाने में हमारा सहयोग करता है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।